डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो जालक ऊर्जा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने जो अट्रैक्टिव मैनर में जो इंट्रैक्शन है और जो रिपल्सिव मैनर में जो इंट्रैक्शन है, इनके बारे में डिस्कशन किया था। और इनके लिए जो एक इक्वेशन हमने प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं कि जो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब जो आयन इंटरेक्ट करते हैं आपस में क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान या क्रिस्टल के निर्माण के दौरान, तो उनकी जो एक ऑप्टिमम दूरी होती है दोनों के बीच में, हम कह सकते हैं उसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा जो सटीक है वो अंतर्नाभिकीय दूरी ही है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि उस ऑप्टिमम डिस्टेंस की, तो वो होती है D0 या D0 जिसको हम कहते हैं। और चूँकि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब आयन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में एक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले काम करता है, रिपल्सिव फोर्स की तुलना में अधिक काम करता है और अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, डोमिनेट होता है। और एक पॉइंट पर आने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स और जो रिपल्सिव फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इसके बाद यदि हम इन आयंस को और ज़्यादा निकट लेके आते हैं तो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। और इस अनस्टेबिलिटी का कारण होता है कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अब बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम पर्टिकुलर उस पॉइंट की बात करेंगे जिसको हम D0 कहेंगे। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान है वो सबसे न्यूनतम होता है और यहाँ पर जो सिस्टम में जो आयंस इंटरेक्ट हो रहे हैं वो एक स्टेबल कंडीशन में होते हैं। यहाँ पर D के सापेक्ष जो स्थितिज ऊर्जा को है अवकलित करके शून्य और इक्वेट करने के बाद में जो एक इक्वेशन प्राप्त हुई है उसको यहाँ पर शो किया गया है। और ये इक्वेशन हमारे पास आई है D0 इज इक्वल टू NB अपॉन AZ स्क्वायर टू पावर 1 अपॉन N-1। और फर्दर हम बात करें B इज इक्वल टू D0 पावर N-1 AZ स्क्वायर अपॉन N। अब हम इस इक्वेशन को, जो 15 नंबर की इक्वेशन है, इसको 14 नंबर की इक्वेशन, इसमें यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं B की, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है। और ये नई इक्वेशन है PE0 इज इक्वल टू AE स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन D0 इंटू 1 अपॉन N-1। ये जो हमारे पास 16 नंबर जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, इसके बेसिस पे हम जो किसी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा है उसको हम थ्योरेटिकली उसका हम निर्धारण करते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। और जालक ऊर्जा की जो फॉर्मूला है या इक्वेशन कहते हैं वो होगी हमारे पास U0 इज इक्वल टू माइनस PE0 इंटू N। तो यहाँ पर जो N है ये आगाद्रो नंबर है और इसमें जब हम PE0 का मान रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो होती है U0 इज इक्वल टू N AE स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन D0 इंटू 1 अपॉन N। इसको हम बाउंड लैंडर इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन की सहायता से हम जो लैटिस एनर्जी है उसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आवेश होता है, आयनिक आवेश होता है, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी जालक ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारे पास इसमें U0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर है। तो डेफिनेट हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आयनिक आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है।
नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आयनिक रेडियई, और आयनिक रेडियई को हम इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो थी एटॉमिक रेडियई, और उसके साथ हमने आयनिक रेडियई भी डिस्कस की थी। और हमने कहा था कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, अंतर्नाभिकीय दूरी होती है, तो उस दूरी का आधा मान त्रिज्या के मान के बराबर होता है। तो हम यहाँ जो डी नोट देख रहे हैं, ये दोनों आयनों के जो दोनों आयन हैं उनके बीच की दूरी है, अंतर्नाभिक की दूरी है। ये हम कह सकते हैं कि दोनों आयनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर ये दूरी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो यू नोट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी नोट है, मतलब डी नोट का मान यदि बढ़ेगा तो यू नोट का मान ऑटोमेटिक कम होगा। तो हम जानते हैं कि यदि अंतर्नाभिक की दूरी, या हम कह लें कि आयनिक त्रिज्याओं का मान यदि बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान है वो डेफिनेटली कम होता चला जाएगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। लिथियम, सभी में लिथियम कैटायन है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज्ड जो आयन है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहले फ्लोरीन है, उसके बाद में क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, उसके बाद में आयोडाइड है। तो ये इनकी जो एनर्जी कंपेयर की गई है जालक ऊर्जा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अंतर्नाभिकीय दूरी का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणायन की साइज है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी साइज होगी जालक ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। तो लिथियम फ्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा है, जबकि लिथियम आयोडाइड के लिए ये सबसे कम होता है। फर्दर हम बात करें कि जो 4 धातु फ्लोराइड्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, इनके जो फ्लोराइड है जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, हम जानते हैं कि यहाँ पर अप टू डाउन किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु के आकार में हमेशा वृद्धि होती है। यहाँ पर जो एनाइन है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, वो कांस्टेंट है, फ्लोराइड है। बाकी ये जो मेटल्स हैं ये चेंज हो रहे हैं और एक ही ग्रुप के हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीजियम की साइज़ है वो सबसे बड़ी होगी, लिथियम की सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अप टू डाउन चलेंगे वैसे वैसे जालक ऊर्जा के मान है वो कम होते चले जाते हैं। फर्दर हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो मेडुलम कांस्टेंट है। तो मेडुलम कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ है वो जालक ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं मेडुलम कांस्टेंट का मान यदि बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। और यदि किसी क्रिस्टल संस्था के लिए मेडुलम कांस्टेंट का मान कम हो तो उसके लिए जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आयंस का, वो किस प्रकार से फैक्टर काम करता है। तो हमने जो सबसे पहले जो इक्वेशन डिस्कस की थी उसमें हमने बताया था कि जो n होता है, ये n एक बॉन्ड एक्सपोनेंट होता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो आयंस है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। और जब हम फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा है उसके साथ जो रिलेशन है वो इस प्रकार से यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1/n। इसका मतलब ये हो गया कि यदि n का मान बढ़ेगा तो 1/n का मान कम होगा, और यहाँ पर ओवरऑल जो जालक ऊर्जा है उसका मान अधिक होगा। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि यदि n का मान बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड हैबस साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले भी हम यदि बात करें तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। इसके बावजूद हम इसको दोबारा यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।